नेक्स्ट सैटेलाइट्स के बारे में। तो आखिर सैटेलाइट्स होता क्या, आपने बहुत सारे पढ़ा सैटेलाइट क्या होता है। तो नेक्स्ट सैटेलाइट जनरली क्या होता है, दो तरह के होते हैं, लेकिन सैटेलाइट होता किसके बारे में जान लेते हैं। लिखा गया सैटेलाइट्स आर द नेचुरल्स और आर्टिफिशियल बॉडी या बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। यानी किसी भी प्लैनेट की चादर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कोई बॉडी, या तो आर्टिफिशियल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट्स होगा। किसी के रीज़न से, ग्रेविटेशनल के कारण होगा, यानी कोई भी क्या बोल सकते हैं प्लैनेट है, उसका अपना ग्रेविटी है, तो उसके ग्रेविटी के अनुसार क्या होगा, कोई बॉडी क्या करे उसके अराउंड क्या करे, मूव करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सैटेलाइट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का सैटेलाइट की बात है, अर्थ में नेचुरल में आता है, तो नेचुरल में क्या आप जानते हैं, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, मून होगा। मून क्या कर रहा है, अर्थ चारों तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल की बात की जाएगी तो आर्टिफिशियल में आता है इनसेट्स IB, जो फर्स्ट बार शायद भेजा गया था, इनसेट IB। और अभी फिलहाल में स्टारलिंक द्वारा भेजा जा रहा है। स्टारलिंक जो सैटेलाइट्स है, जो किसी द्वारा SpaceX के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इसका नाम है ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट्स। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं ऑर्बिटल स्पीड, जो क्या लिखा गया। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट्स को मूव करने में कितना टाइम जो स्पीड से, यानी कि ये माना कि ये अर्थ है या सन है, तो इसके जो ऑर्बिट्स हैं, इस पे जो ये कितने स्पीड से मूव करता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड्स। यहाँ पर दिखाया गया जो ऑर्बिटल स्पीड्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से काफ़ी ज़्यादा अगर हाइट पे जाते हो तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल घटता जाएगा। जितना ज़्यादा अर्थ के सरफेस से नज़दीक रहोगे आपका ऑर्बिटल स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, यानी दूर जाओगे तो ऑर्बिटल क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा गया जो ऑर्बिटल स्पीड है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट्स, यानी कितना भी भारी सैटेलाइट भेज दो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। वो भारी रहेगा, आपने सोचा हुआ कि भारी है तो भाई धीरे से मूव करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जितना भारी हो हल्का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं जो ऑर्बिटल स्पीड्स होगा, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिखा हुआ डिफरेंट मास सैटेलाइट्स इक्वल ऑर्बिटल स्पीड्स, यानी कि सेम अगर ऑर्बिट्स में है तो उस कंडीशन में जो अगर डिफरेंट मास का भी होगा तो उसका ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, सेम ही होने वाला है, चाहे कितना भी भारी हो कम हो। अगर इक्वल्स ऑर्बिट्स में यानी कि सेम ऑर्बिट्स में है तो उसका इक्वल ऑर्बिटल स्पीड्स होना पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ अ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सर्फेस इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ सर्फेस काफ़ी नज़दीक है तो इसका जो ऑर्बिटल स्पीड्स होता है कितना होता है, जनरली पूछा था ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होने वाले हैं। अगर नियर टू अर्थ सर्फेस होगा तो उसका मैक्सिमम कितना होगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर दूर जाते जाएंगे तो इसके जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, स्पीड जो होगा क्या होगा, घटते शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट्स। इसके बारे में पॉइंट पढ़ते हैं, आखिर है क्या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स। इसमें पढ़ते हैं, लिखा हुआ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट्स टू कंप्लीट अ वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट्स इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट्स। टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट का टाइम कितना लिया जा रहा है, टू कंप्लीट अ वन रिवोल्यूशन इट्स ऑर्बिट्स, यानी कोई भी माना कि अर्थ है तो अर्थ के ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उसी को बोलना पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट्स, यानी कि टाइम कितना लग रहा है रिवोल्यूशन करने में सैटेलाइट्स को। सिंपल टाइम ही क्या है, पीरियड है। पीरियड किस चीज़ का, द रिवोल्यूशन सैटेलाइट्स का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला लिखा गया। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी भी सैटेलाइट्स का, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट्स पता होना चाहिए, ऑर्बिटल पता होना चाहिए, यानी कि जिस ऑर्बिट्स में वो मूव कर रहा है उसका सर्कमफेरेंस, जिस तरह सर्किल होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि जिसको बोलते हैं। उस जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है वो हमको पता होना चाहिए, साथ में पता होना चाहिए ऑर्बिटल स्पीड से। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ऑर्बिटल क्या होगा, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं स्पीड से, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसी में कुछ आपको याद रखने वाली बात है, पीरियड रिवोल्यूशन रिलेटेड है। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जितना ज़्यादा हाइट आप बढ़ाओगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टाइम जो है रिवोल्यूशन करने में बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या होगा, उल्टा हो रहा है। आपने फिर इससे पहले क्या पढ़ा था आपने कि जो क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन स्पीड्स जो है, यानी ऑर्बिटल स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पढ़ा था कि इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्पीड क्या होता, घटते जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर स्पीड घट रहा है यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सिंपल याद रखना पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टाइम है रिवोल्यूशन करने में वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा जब उससे क्या करेंगे, हाइट बढ़ाता जाएंगे, शुरू कर देंगे। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सरफेस के नज़दीक रहा तो टाइम कम लगेगा रिवोल्यूशन करने में, क्योंकि क्या वहाँ पर स्पीड क्या होगा, बढ़ जाए। अगर वही अगर हाइट बढ़ा देते हैं
सरफेस के अर्थ सरफेस से किसी सैटेलाइट से, तो उसका क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा उसको रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में। ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन लिखा हुआ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सरफेस, ना ही स्पीड्स डिपेंड करेगा, मास ऑफ सैटेलाइट लिखा गया, यानी कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो भी डिपेंड नहीं करेगा, ना ही उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन से जो टाइम लग रहा है वो भी डिपेंड नहीं करता किसी पे, मास ऑफ सैटेलाइट पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, अगर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अर्थ सरफेस से तो उसका जो मैक्सिमम जो होने वाला है हमारे क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन पीरियड्स होगा 1 आवर 28 मिनट्स, यानी कि मिनिमम मान सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है 1 आवर 28 मिनट्स हो सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है हमारा अर्थ सरफेस से उस कंडीशन में। और इसी को बोल अगर मिनट में लिखना तो 84 मिनट्स होता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी सैटेलाइट्स नियर टू द क्या अर्थ सरफेस 84 मिनट्स मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, और 1 आवर 28 मिनट हो गए मिनिमम। दूर जाएंगे जैसे क्या होगा इसका टाइमिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसे भी हमारा SpaceX का स्टारलिंक काम करता है, जो भी GPS वगैरह है या जो हमारा भारत के जो भी नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है वो सारे इसी पे डिपेंड कर, जब इसी से रिलेटेड। ठीक, इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। वो क्या करता है, जैसे इंडिया के ऊपर लगाएगा तो हमेशा वो इंडिया के ऊपर नहीं लगाता, कहीं दूर नहीं जा पाता है, फिर दूसरी कंट्री में मूव कर जाना चाहिए ऐसा, लेकिन नहीं होता है, वो हमेशा क्या करता है अर्थ के साथ मूव करता है। तो पढ़ते इसके बारे में डिटेल में। व्हाट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लिखा इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ इक्विलैटरल इक्विलैटरल प्लेन इन द डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशंस, यानी कि जिस तरह से अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्टवर्ड्स, यानी कि पश्चिम से क्या करता है, पूरब की ओर अर्थ मूव करता है, लेकिन सन क्या करता है पूरब से पश्चिम अपोजिट साइड रोटेट करेगा। सन हमेशा फिक्स है, हमारा अर्थ ही मूव कर रहा है, इसलिए हमको क्या लगता है सन मूव कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इससे वेस्ट लगता है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा क्या होता है अर्थ मूव करता है एक्चुअली में वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है वो रोटेट करता है, इसी कारण ऐसा फील होता है। तो याद रखना जो सैटेलाइट्स होंगे वो भी क्या करेंगे इसी डायरेक्शन में क्या करें रोटेट करेंगे, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यानी कि क्या कर रहा है अर्थ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा, यानी कि कितना टाइम लेगा, जाहिर सी बात है 24 आवर लगता है किसी भी अर्थ को अपने रोटेट करने में अपने एक्सेस पे। उसी तरह से क्या होगा जो सैटेलाइट लगाए जाएंगे वो भी क्या होगा 24 आवर लेगा, उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो भी होगा। देखो हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना रखना चाहिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखेंगे उसका हाइट रखेंगे 36,000 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 36,000 किलोमीटर रखा जाता है हाइट्स। और इसका इस्तेमाल जनरली करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के रूप में, जैसे कि स्टारलिंक है वो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में जो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसके बारे में जो कंसेप्ट लाया गया था उनका नाम है आर्थर सी क्लार्क के द्वारा लाया गया था। ये पूरे जो कंसेप्ट लाया गया है वो जो साइंटिस्ट उनका नाम है आर्थर सी क्लार्क के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो याद रखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा मूव करेगा अर्थ के साथ साथ, जहाँ फिक्स है वहीं पे फिक्स रहना है वो एज कम्पेयर टू अर्थ। याद रखना इंडिया के ऊपर अगर सैटेलाइट छोड़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो इंडिया के ऊपर ही हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका वेलोसिटी के बारे में, या फिर है क्या, अगर मोटा मोटी जान लिया तो क्या ऐसा वेलोसिटी जहाँ पे हम उस वेलोसिटी से फेंकेंगे किसी भी बॉडी को अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर तो वापस हमारे क्या होगा अर्थ पे नहीं आ पाएगा, वो नहीं कि इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं इसका वेलोसिटी मोटा मोटी। अब वो डिटेल में पढ़ते लिखा हुआ द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो एज इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स टू अर्थ, यानी कि जो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर निकल जाता है, इतने कम, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी को कितना चाहिए किसी बॉडी को मूव फेंकने के लिए, यानी कि बाहर फेंकने के लिए, ताकि वापस ना आए, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो बाहर निकल जाए और कभी वापस अर्थ पे ना आए, उसी को बोलते हैं इसका वेलोसिटी। ठीक है, इसका वेलोसिटी इंडिपेंडेंट था किस पे, यही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका वेलोसिटी के बारे में बताइए कि किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं। इंडिपेंडेंट याद रखना है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो पहला आता है मास पे कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही अपने भी से पहले पढ़ चुका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही पीरियड क्या बोलते हैं पीरियड स्पीड डिपेंड कर रहा है, सॉरी ऑर्बिटल स्पीड भी डिपेंड नहीं कर रहा है मास पे, ना ही क्या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी, ना ही अब इसका वेलोसिटी डिपेंड करें, कोई भी चीज़ मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ये तो अपने दिमाग से डाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले शेप, शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ये भी डिपेंड नहीं करता। जनरली आप सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में फेंकें, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो यार, इस पर भी डिपेंड नहीं करने वाला, यानी कि जो इसका वेलोसिटी है ना ही डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करेगा, ना ही मास पे डिपेंड करेगा,
और ना ही शेप एंड साइज पे डिपेंड करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसका इसी का पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है फॉर द अर्थ के लिए हम निकालते हैं। फॉर द अर्थ के लिए पूछ रहा है अर्थ इसका वेलोसिटी। तो अगर अर्थ से किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसके लिए मिनिमम अर्थ में जो वेलोसिटी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, इसी को बोलते हैं इसका वेलोसिटी फॉर द अर्थ। अगर मून से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं उसके ऊपर की ओर तो वापस नहीं है, उसके लिए कितना ओनली 2.4 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, यानी कि जो मून का इसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होने वाले हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। अब निकालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी सैटेलाइट, यानी किसी भी ऑर्बिट्स में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो किसी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका v0 से डिपेंड किया था, इसका फॉर्मूला था √v स्मॉल g इंटू कैपिटल R। यहाँ पे स्मॉल g क्या हुआ आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, और R हमको दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, और साथ में क्या g का वैल्यू पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए। दोनों का रूट निकालेंगे, निकल जाएगा हमारा क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रहा है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्काई वेलोसिटी। स्काई वेलोसिटी तो जनरली अर्थ का आपने निकाल चुका है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर जनरली निकालना जाए इसका फॉर्मूला होता है v इंटू √2 इंटू ZR होता है, √2 इंटू ZR, जहाँ पे g आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और R हमारा पता है रेडियस हो गया। ठीक है, अब है रिलेशंस के दोनों के बीच में, किसके बीच में, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि v0 एंड v यानी कि स्काई वेलोसिटी। स्काई वेलोसिटी जो होता है हमें √2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या √2 टाइम्स से मल्टीपल कर दिया, निकल जाएगा हमारा स्काई वेलोसिटी पर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स इज √2 टाइम्स यानी कि 41% इंक्रीज्ड व्हेन द सैटेलाइट्स लीव्स द अर्थ्स ऑर्बिट्स। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है किसी भी सैटेलाइट्स का वो √2 टाइम्स क्या होगा, मूव कर जाएगा। जैसे ही उसको क्या करेंगे, जो हमारा सैटेलाइट से वो क्या करता है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर क्यों जाता है, यानी कि जो अर्थ है ये अर्थ है, देखो फिक्स ऑर्बिट्स होगा, ये जैसे ही ऑर्बिट से बाहर जाएगा इसका जो वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, वो √2 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये पॉइंट लिखा गया, ये आपको याद रखने वाली बात होगा। मुझे आपसे एग्जाम में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जब उसको क्या करते हैं अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालते हैं किसी सैटेलाइट को, तो याद रखना है √2 टाइम्स। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।